हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों में शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक कैपेसिटर चैप्टर का। बट स्टार्ट करने के पहले कुछ बातचीत कर लिया जाए। तो वो सबसे पहली बात कि बच्चों जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है हम सब एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में अब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है। तो जो बच्चे अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं यार अभी तो वक्त है, हाँ अगर बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारे चल रहे हैं तो इट्स फाइन, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पर पूरा ध्यान लगाओ। बीच में अगर वक्त मिलता है तो लेक्चर्स देख लिया करो। बट अगर नहीं, एग्जामिनेशन नहीं है, तुमको सिर्फ सीयूटी ही तुम्हारे इस वक्त अभी लक्ष्य है, तो अभी कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकलो। जितना वक्त पढ़ाई में दे सकते हो, एकदम प्राइम टाइम चल रहा है, एकदम प्राइम टाइम है। तुम बिलीव करोगे इस वक्त सभी बच्चे लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, जिनका सीयूईटी एकदम टारगेट है या फिर नीट तुम्हारा टारगेट है। दोनों एग्जामिनेशन आसपास होने वाले हैं, लगभग 2 महीने के अभी से अगर हम वक्त काउंट करें तो ऐसे कंडीशन में हमारा पूरा फोकस, पूरा हमारा कोशिश होना चाहिए कि हमारा हर एक दिन को यूटिलाइज करें। ठीक है, टाइम वक्त को ज़ाया नहीं करना है, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम को यूज़ करो, पढ़ाई में लगाओ और फालतू चीज़ों से ध्यान हटा करके सिर्फ पॉजिटिव सोचो और इसलिए सोचो कि होगा हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। दूसरी बात कि देखो बेस्ट होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी में तुम बेस्ट हो हर चीज़ में, ये नहीं ज़रूरी है यार। तुम अगर बेस्ट एफर्ट लगा रहे हो अपना, सफिशिएंट, दैट्स फाइन, ओके। ये नहीं कि तुम हर चीज़ में हमेशा तुम बेस्ट हो जाओगे, नहीं ठीक है मैं बेस्ट हूँ, ठीक, कोई होता ही है। तुम अपना एफर्ट बेस्ट लगा रहे हो ना, तुमको बस तुम वही कर सकते हो, तुम एफर्ट लगा सकते हो और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। रिजल्ट के बारे में तुमको नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है पढ़ाई का, जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो हमारे हाथ में है। तो प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रोसेस हमारा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात की देखो, जहाँ तक फिजिक्स सीयूईटी की बात किया जाए तो हम लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। जो नीट के बच्चे जुड़े हैं, क्लास 12th के लिए हम लोग भी शुरू कर दिए हैं, क्लास 11th हमारी चल रही है। तो देखो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो पढ़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ें, रैंडम नहीं पढ़ना कि यार अभी वो 2 चैप्टर पढ़ लिया यहाँ से, फिर 1 चैप्टर वहाँ से, ये तुमको एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देगा, जल्दी होता है एकदम बर्बाद कर देगा। तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में ही पढ़ाई करना चाहिए, स्लो हो मगर स्टडी हो, रैंडम तरीके से नहीं कि जब जो मन किया पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब जो मन करे पढ़ो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में। चैप्टर्स को स्विच ऐसे मत करो, जो जिस तरीके से सीक्वेंस हम लोग का चल रहा है उस तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करो। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे ही चैप्टर हमारा ख़त्म ही होने वाला है और इसके बाद हम बहुत शानदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बट पहले देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। कुछ सर्किट के क्वेश्चन भी तुमको सॉल्व कराऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमको हैंडल करना होगा। बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में हमको जानने चाहिए। कभी कभी इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो ये क्या है उसको समझते फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो। तो टॉपिक जो आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो है सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये कॉमन पोटेंशियल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं पहले। सपोज दैट मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस मान लो बच्चों C1 है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस कंडक्टर A। इस कंडक्टर को मान लो हमने कंडक्टर A नाम दे दिया। सिमिलरली एक और कंडक्टर मेरे पास है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C2 एंड लेट अस कॉल दिस कंडक्टर एज B। ठीक है, तो ये 2 कंडक्टर हैं हमारे पास A और B, जिनके कैपेसिटेंस कितने हैं बच्चों, C1 और C2। ठीक है, अभी क्या है कि इन दोनों को मैं चार्ज दिया और जो कि कंडक्टर, तो मान लो चार्ज मैं इसको दिया और वो चार्ज इसके सरफेस पे
डिस्ट्रीब्यूट हो गया लाइक दैट, एंड द चार्ज आई गिव इज Q1। सिमिलरली मान लो दूसरा कंडक्टर B है, इस कंडक्टर B को भी हमने कुछ चार्ज दिया और ये चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट अस सपोज द चार्ज इज Q2। अब तुमने चार्ज दिया है, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसके सरफेस का पोटेंशियल भी तो डेवलप हो गया होगा। भाई चार्ज दिए हो तो सरफेस पे चार्ज जो आया है उसके वजह से सरफेस का पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ डेवलप हुआ होगा। तो मान लो इसका सरफेस का पोटेंशियल V1, इसके सरफेस का पोटेंशियल लेट अस सपोज V2। ठीक है, तो दो कंडक्टर्स हमारे पास हैं A और B, दोनों को मैंने चार्ज दिया है, दोनों की कैपेसिटेंस सबको पता है, दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल भी डेवलप हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, इंसुलेटिंग नहीं, कंडक्टिंग, जहाँ से चार्ज का फ्लो हो सके। तो जब भी ऐसा काम तुम करोगे, दो कंडक्टर्स को तुम कनेक्ट करोगे जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक दोनों में से कोई, भाई अलग अलग पोटेंशियल है तो दोनों में से कोई हाई पोटेंशियल पर होगा, कोई लो पोटेंशियल पर होगा। मतलब कहने का बात सिर्फ इतना सा है, दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के सरफेस के पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो जैसे ही तुम दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे बाय मींस ऑफ अ वायर, तो दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड। तो जैसे ही तुम इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करोगे, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, बात ध्यान सुनना, अगर दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तब तो बात ही खत्म है, कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके सरफेस का पोटेंशियल V1, इसके सरफेस का पोटेंशियल V2, एंड फॉर अ मोमेंट लेट अस सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2। एक पल के लिए मान लो कि V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है, मतलब कंडक्टर A हाई पोटेंशियल पर है, कंडक्टर B लो पोटेंशियल पर है। तो जैसे ही तुम इन दोनों कंडक्टर को एक तार से जोड़ोगे, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा कंडक्टर A से कंडक्टर B की तरफ। मतलब हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू सेम ना हो जाए, वो सेम वैल्यू पर ना आ जाए। तो सेम वैल्यू को, और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ये चार्ज का फ्लो जो A से B में हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, जब चार्ज का फ्लो रुकेगा A से B तक, तो दोनों का सरफेस पोटेंशियल बराबर हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा, कॉमन हो चुका होगा। तो उसी पोटेंशियल को हम कहते हैं द कॉमन पोटेंशियल। बट पहले चार्ज का फ्लो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको मैं एक दूसरे एग्जांपल से इसको कोरिलेट करूं, जहां से शायद तुम और ज़्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पाओ। जैसे मान लो मैंने कहा दो बॉडी है और एक हॉट बॉडी है और मान लो एक कोल्ड बॉडी है, एक बहुत गर्म और बहुत ठंड। तो जब दो बॉडी को एक जो जिसको बहुत हॉट मतलब जिसका हाई टेम्परेचर है, कोल्ड है, लो टेम्परेचर है, तो जब तुम दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हो, उनमें से एक हॉट है, एक बहुत कोल्ड है, जिसका ऐसा कह सकते हो कि एक हाई टेम्परेचर पर है, एक लो टेम्परेचर पर है। तो क्या होता है जब एक हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर बॉडी से कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है, दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक का टेम्परेचर हाई, एक का टेम्परेचर लो है, क्या होगा बताओ। जैसे ही इनको कनेक्ट करोगे, हॉट बॉडी से हीट का फ्लो होगा कोल्ड बॉडी की तरफ, या यूँ कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ये हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट देगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम लेवल पे ना आ जाए, और जैसे ही सेम लेवल पे आएगा कोई हीट का फ्लो वगैरह नहीं होगा फिर। तो जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, बात सुन है से, जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस होने से
हीट का फ्लो होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होने से चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो भी जैसे हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। गर्म वाली बॉडी ठंड वाली बॉडी को हीट देगा ताकि दोनों इक्वल लेवल पे ना आ जाए। तो ठीक वैसे ही जैसे हीट का फ्लो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ है, वैसे ही चार्ज का फ्लो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले बॉडी की तरफ होगा। तो मेन थिंग इज दैट कि दोनों के सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस अगर नहीं होगा चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा। तो जब भी तुम दो कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे जिनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है, ठीक है, तो जैसे ही तुम दो बॉडी को कनेक्ट करोगे जिनके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है, तो वैसे ही उनके बीच में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली बॉडी से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ होगा। अब ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है, जो ऐसा नहीं कि साइज के हिसाब से मैटर करेगा, चार्ज बाजी मैटर करता है ना। किसको कितना चार्ज दिए, किसका कितना ज्योमेट्रिकल शेप है, इन सबसे डिसाइड होगा कि सरफेस का पोटेंशियल कितना आएगा, कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो मान लो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, तो जैसे इन दोनों में डिफरेंस आएगा, उनको जैसे तार से कनेक्ट करोगे इनके बीच में चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। और चार्ज का फ्लो हमेशा नहीं चलेगा जब तक कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम लेवल पे ना आ जाए। तो उस सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कहते हैं बच्चों कॉमन पोटेंशियल। इन दोनों बॉडी का वो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2, इसको चार्ज मैंने Q1 दिया, उसको चार्ज मैंने Q2 दिया, दोनों के सरफेस से पोटेंशियल डेवलप हो गया। फिर मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद फॉर अ मोमेंट चलो मैं मान लेता हूँ, कुछ ना कुछ हमें मानना ही होगा ताकि मैं तुमको दिखा सकूँ कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो लेट अस एज्यूम, मैं लिख दे रहा हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2। कैसे हुआ, ये कोई ऐसे कारण नहीं इसके पीछे। वी एज्यूम, मैं फिलहाल एज्यूम कर लेता हूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 V2 से बड़ा है। तो चार्ज का फ्लो A से B की तरफ होगा। तो A का चार्ज थोड़ा कम होगा, B का चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो A का चार्ज बच्चों मान लो कम होकर के अभी क्या हो गया Q1 डैश, और B का चार्ज थोड़ा बढ़ गया तो ये क्या हो गया Q2 डैश हो गया। ठीक है, तो Q से Q1 से Q1 डैश हो गया, Q2 से Q2 डैश हो गया। और दोनों के सरफेस का पोटेंशियल भी चेंज करेगा। इनफैक्ट जब ये चार्ज का फ्लो रुकेगा, जब ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तब दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो चुका होगा कि नहीं, पहले बताओ। क्योंकि जब तक दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, चार्ज का फ्लो कभी रुक ही नहीं सकता। तो जब चार्ज का फ्लो स्टॉप होगा, तब दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो चुका होगा। उस सेम पोटेंशियल को मैं पुकारता हूँ VC। C स्टैंड्स फॉर कॉमन। तो यही तुम्हारा है दोनों का कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों के लिए सेम हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो चार्ज Q1 से चेंज होकर Q1 डैश हो गया, Q2 से चेंज होकर Q2 डैश हो गया। दोनों के पोटेंशियल V1 V2 जो अलग अलग थे अब सेम हो गए VC। हाँ, इस प्रोसेस में जो दोनों का कैपेसिटेंस है C1 C2 वो चेंज नहीं करेगा। वो C1 C2 दोनों का कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगा। यहाँ से चार्ज गया, इसका चार्ज थोड़ा कम हो गया, इसका चार्ज थोड़ा बढ़ गया, पोटेंशियल दोनों का डिफरेंट हो गया। लेकिन इस चार्ज के फ्लो होने से, चार्ज के घटने बढ़ने से, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बदल जाने से इनके कैपेसिटेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। C1 C2 अब भी उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहूँगा क्यों। तो जितने बच्चे भी इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं वो मुझे इस बात का आंसर देंगे कि सर C1 C2 क्यों नहीं बदलेगा। चार्ज फ्लो करने के पहले, चार्ज फ्लो करने के बाद
दोनों का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C1 C2 विल रिमेन सेम। मेरा प्रश्न है क्यों? Q1 को Q1 डैश कह दिया आपने, Q2 बदलकर Q2 डैश हो गया, दोनों की पोटेंशियल बदलकर VC कॉमन हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। चार्ज के फ्लो करने के पहले भी C1 C2 था, चार्ज के फ्लो करने के बाद भी C1 C2 था। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों? तो तुम में से जो बच्चों को इसका आंसर पता होगा, क्या करना है तुमको पता है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को नाम इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देंगे, टाइम को मेंशन करते हुए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, ताकि मैं चेक कर पाऊँ किस बच्चे ने आंसर दिया है। तो टेल मी व्हाई द कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और, चार्ज का फ्लो Q1 से A से B की तरफ हुआ, तो यहाँ से चार्ज कम हो गया लेकिन यहाँ से बढ़ तो गया। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करो तो चार्ज कंजर्व रहेगा। अरे 10 कूलम यहाँ से चार्ज निकला, 10 कूलम यहाँ रिसीव भी तो होगा, तो एक का चार्ज घटेगा दूसरे का लेकिन बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व। तो पूरे सिस्टम मतलब A और B दोनों को इकट्ठे मान लिया जाए। तो अगर A और B को मैं सिस्टम मानूं तो A से B में जाए या B से A में जाए, भाई सिस्टम का टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर मैं लगाना चाहूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल से, तो भाई टोटल जो सिस्टम का चार्ज है वो तो सेम रहेगा, A का घट गया लेकिन B का बढ़ भी दोगे। तो टोटल चार्ज बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, और चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q डैश। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले टोटल चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 को मैं C1 V1 बोल सकता हूँ, C1 V1। Q2 को मैं C2 V2 बोल सकता हूँ, C2 V2, C2 V2। और Q1 डैश को बोल सकता हूँ, Q1 डैश इज C1 इंटू VC, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद का चार्ज है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल कितना हो गया है, VC। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू दिस C1 इंटू VC प्लस Q2 डैश क्या होगा सर, C2 इंटू VC। वही मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि भैया दोनों के कैपेसिटेंस क्यों नहीं बदले। इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज कर गया, सरफेस पोटेंशियल चेंज कर गया, बट व्हाई डज द कैपेसिटेंस नॉट चेंज, ठीक है। इसका आंसर मुझको देखने को मत आता है। तो अगर यहाँ से मैं कॉमन पोटेंशियल निकालूँ तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफैक्ट कॉमन पोटेंशियल इस पूरे प्रक्रिया के बाद, ठीक है। जब ये प्रोसेस रुकेगा तो दोनों का पोटेंशियल मैंने कहा कॉमन हो चुका होगा। वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, कई दफ़े देखा गया है कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन काहे के लिए बोलते हैं, भैया एक बार डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, दोनों पे चार्ज आ चुका है, उस पर Q1 आ गया, इस पर Q2 आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कम खत्म। लेकिन जब तुम तार से जोड़ दोगे तो फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, तो इससे कहते हैं चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा तब दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो चुका होगा। उसी सेम पोटेंशियल को हम किस नाम से पुकारते हैं, द कॉमन पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पर पे एक चीज़ और मैं तुमको बताना चाहूँगा, वो है लॉस इन एनर्जी इन redistribution
प्रोसेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एनर्जी में लॉस कितना होगा? बट सबसे पहले लॉस होगा क्यों? देखो, जब भी चार्ज का यहाँ से फ्लो होगा, चार्ज जब इस तार के थ्रू फ्लो होगा तो कुछ हीटिंग प्रोड्यूस होगी, कुछ हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। तो उसी को बोलते हैं बच्चों लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जब यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ जो चार्ज के फ्लो करने से कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो लॉस से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया नीट में एग्जामिनेशन में, तो कभी कभी से दैट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितनी होगी, तुमको डाटा वगैरह सब दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी लॉस को मैं डेल्टा यू से एब्रीवेट कर रहा हूँ, तो डेल्टा यू इज 1/2 C1 इंटू C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो इससे भी कई दफ़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से रखना और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से, जो कि बहुत बेसिक प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछा जाता तो दिक्कत होती है, इससे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो कि भाई क्या होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियर है, कोई खास दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर हो भी तो बता देना। तो जल्दी कॉपी करो तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए हमेशा की तरह। चलो डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। 2 कंडक्टर्स हैं जिनके कैपेसिटेंस तुमको दिए हैं 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर चार्ज्ड अप टू 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। इन दोनों को इतना चार्ज दिया गया कि इनका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट तक पहुंच गया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला कंडक्टर है ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड इज बीइंग चार्ज्ड अप टू 10 वोल्ट, और जो दूसरा कंडक्टर है ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, इसको इतना चार्ज दिया गया कि इसके सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट तक जा पहुंचा। ठीक है, अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि इनको चार्ज कितना आया, तो पहले को चार्ज दिया गया Q1 इज इक्वल टू C1 V14 10 जा 40 माइक्रोफैरड एंड Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120 माइक्रोफैरड, नहीं यार कुलम। ठीक है, तो 40 माइक्रोकुलम एंड 120 माइक्रोकुलम, ये दोनों पे चार्ज आ गया। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, इनको कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया? एक कंडक्टिंग वायर से, ताकि चार्ज का फ्लो हो सके वायर के थ्रू। अच्छी बात है। तो कितने चार्ज का फ्लो होगा, हाउ मच चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितने चार्ज का फ्लो होगा तुमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं तुमको दिखा दूं कि मान लो कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, नॉट नेसेसरली कि स्फेरिकल शेप में वो मैंने मान लिया है, तो हमको पता करना है कि अच्छा ये 10 वोल्ट वाला कंडक्टर है, ये 20 वोल्ट वाला कंडक्टर है। हम सब जानते हैं कि चार्ज का फ्लो हमेशा 20 वोल्ट वाले से 10 वोल्ट की तरफ होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, अब ऐसे विद्वान मत बनना कि इक्वल करने के लिए 10 प्लस 20/2 15 हो गए काम करना, ऐसा नहीं करना है ना, आधा जोड़ के डिवाइड मत कर देना। तो इक्वल पोटेंशियल जब इनका हो जाएगा सरफेस का, तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो ये चार्ज का फ्लो कब रुकेगा? जब उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और तुमको ये भी पता करना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, कितने माइक्रोकुलम फ्लो करेंगे फ्रॉम सेकंड कंडक्टर टू फर्स्ट कंडक्टर। बट उसके पहले जरा कॉमन पोटेंशियल का जांच पड़ताल कर लिया जाए। चलो कर लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल की जब मैं जांच करने बैठा तो मैंने देखा कि ये फॉर्मूला उसको पता करके बताएगा C1 प्लस C2।
तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, तो C1V1 कितना है 40, C2V2 कितना है 120 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 10, तो 40 प्लस 120 कितना हो गया 160, तो 160 बाई 10 तो कितना आ गया 16 वोल्ट। लो आ गया भैया 16 वोल्ट तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, अब दोनों का चार्ज तो पता कर लो, Q1 डैश रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना होगा, तो Q1 डैश भाई Q इज इक्वल टू CV होता है, C तो वही रहेगा पुराना वाला, क्यों रहेगा अभी तुमको बताना है, याद रखना पूछा हो क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस क्यों नहीं बदलेगा, तो Q इज इक्वल टू CV, C इंटू V, तो 16 4 जा कितना हो गया बच्चों 64 माइक्रो कूलम। Q2 डैश कितना होगा, Q2 डैश पहले Q इज इक्वल टू CV होता है, C ये और अब V ये हो गया, तो 16 6 जा कितना हो गया बच्चों 96 माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज पहले कितना था, जो चार्ज पहले 40 और 120 था, अब वो कितना हो गया 64 और 96 हो गया, तो एक का चार्ज बढ़ गया 40 से 64 हो गया, एक का घट गया 120 से 96 हो गया। तो चार्ज का फ्लो कितना हुआ पता करने के डिफरेंस निकाल लो कि किसी एक का कितना था कितना हो गया, तो 40 था 64 हो गया, तो अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से डिफरेंस कितना हुआ 64 माइनस 40 कर दो या 120 माइनस 96, दोनों तो एक ही चीज़ है, क्योंकि जितना यहाँ से लॉस होगा उतना यहाँ गेन होगा। तो किसी का भी डिफरेंस निकाल लो, या ये पता कर लो इसका चार्ज कितना बढ़ा, या ये पता कर लो इसका चार्ज कितना घटा, वही फ्लो होगा। तो चार्ज दैट विल फ्लो विल बी, दोनों का डिफरेंस, तो 64 माइनस 40 24 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज का क्या होगा फ्लो होगा किसी कंडक्टर से किसी की तरफ, हाई से लो की तरफ। ठीक है, चलो तो कितना क्या पता करना था भैया, पता करना था हाउ मच चार्ज विल फ्लो, पता कर लिए सर 24 माइक्रो कूलम का फ्लो होगा। ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, आपके पूछने का हम वेट थोड़ी कर रहे थे, निकाल के पहले ही बैठ चुके हैं 16 वोल्ट। हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी पता करके भी बताना होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, तो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस का छोटा सा फॉर्मूला था 1/2 C1 C2, वे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये छोटा सा फॉर्मूला है तो बड़ा फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो 1/2 C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2, तो 4 इंटू 6 V2 माइनस V1, तो 10 माइनस 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना है 4 प्लस 6 इज 10। ठीक कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 2 जा 12 और 10 टू पावर एक पावर कैंसिल ना, तो 120 आएगा ना, और 120, और चूंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में है तो भाई सच्चा काम करो तो एनर्जी भी किस में आएगा माइक्रो जूल में आएगा, तो 120 माइक्रो जूल के बराबर तुमने एनर्जी क्या करी होगी लॉस करी होगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो जानबूझ करके मैंने पहला क्वेश्चन लिया एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, ताकि फॉर्मूले क्या है कैसे यूज़ करते हैं, चार्ज का फ्लो कैसे निकालते हैं, चार्ज किसका घटा किसका बढ़ा देख लो, फिर बाकी आगे तो बहुत ऐसा क्वेश्चन करना ही हम लोगों को। ठीक है, तो अच्छा है, इससे क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे, तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा आसान है मगर इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अच्छे से देख लो इसको, समझ लो इसको, चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमेशा की तरह जल्दी क्विक। ओके, तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिनेशन में ये एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आसान क्वेश्चन होते हैं, आएगा तो समझ लो, मतलब ये सब क्वेश्चन करना ही करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। करा कि ये कैपेसिटर इज सो चार्ज, एक कैपेसिटर को इतना चार्ज किया गया है
कि इट स्टोर्स यू पोटेंशियल एनर्जी। एक कैपेसिटर को इतना चार्ज किया गया है कि ये यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। मुझको उसका कैपेसिटेंस नहीं पता, मुझको उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, मैंने सब मान लिया। मान लिया कि कैपेसिटर है, मान लिया कि एक कैपेसिटर है और इसको चार्ज किया गया और इतना चार्ज किया गया कि इसमें यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, कैपेसिटेंस मैंने इसका सी मान लिया। ठीक है, तो कैपेसिटर सो चार्ज में इसको इतना चार्ज दिया गया कि इसमें हाफ सी वी स्क्वायर को यू मान लिया गया कि यू एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, कैपेसिटेंस नहीं पता था मैंने सी मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता था मैंने वी मान लिया अपने जरूरत के हिसाब से। अब कह रहा है कि इट इज नाउ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड, इसको अब एक दूसरे किसी अनचार्ज्ड बट आइडेंटिकल, अनचार्ज बट आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो होगा वो सेम होगा और अनचार्ज का मतलब यह चार्ज नहीं है। तो इसको मैं एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दूं, वो कैपेसिटर मैं तुमको दूसरे कलर ब्लू से दिखाता हूँ। चलो ठीक है, उसके जैसा ही है मगर उसके जैसा चार्ज नहीं है वो। ठीक है, तो अब क्या किया तुमने, इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से क्या किया बच्चों? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किस कैपेसिटर से? जिसका कैपेसिटेंस उतना ही है लेकिन कोई चार्ज वार्ज इस पर नहीं है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई एनर्जी इसके पास स्टोर नहीं है। कैपेसिटेंस है लेकिन भैया चार्ज दोगे तब तो एनर्जी स्टोर करेगा, तो ना कोई चार्ज ना कोई वोल्टेज ना कोई एनर्जी, बस जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ने के बाद चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू दिस कैपेसिटर, चार्ज का फ्लो होगा। तो जब यहाँ से कुछ चार्ज निकल के इसमें आएगा तो अब इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कितनी होगी वो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बुझा ना? द एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकेंड कैपेसिटर विल बी, दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, इसको अगर मैं इससे जोड़ दूं तो सबसे पहले हमको ऐसे कंडीशन में ये पता करना चाहिए कि इनको जोड़ने के बाद दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। मुझको इसमें एनर्जी पता करनी है तो भैया इसके पहले पोटेंशियल तो पता कर लो, इसका चार्ज तो पता कर लो, तब ना एनर्जी आएगी। तो पहले मैं पता करूंगा दोनों का कॉमन पोटेंशियल कि दोनों का सेम पोटेंशियल जो आएगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज़ किया था, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1V1 C1 कितना भैया? C1 इज C, V1 इज V, जो मैंने माना है, कुछ नहीं दिया था मैंने सब मान लिया है, प्लस C2V2 इसका पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो C2V2 कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि अनचार्ज था ना। C1 प्लस C2 तो C प्लस C, तो VC कितना आ गया? CV बाई 2C यानी कि V बाई 2। ठीक है, तो जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा वो आधा आधा हो जाएगा। वैसे आइडेंटिकल होता है तो समझ जाना आधा आधा हो ही जाता है ना। तो V बाई 2 इसका और V बाई 2 अब इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो V बाई 2 दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो इसकी एनर्जी मान लो U डैश है तो हाफ C और V का स्क्वायर, तो V यहाँ पर कितना है बच्चों? V बाई 4 हो जाएगा ना, हाफ C V स्क्वायर, तो इसको ऐसे बोल सकते हो हाफ CV स्क्वायर इंटू 1/4 अलग कर लिया, तो हाफ CV स्क्वायर तो इनिशियल वैल्यू थी U, क्वेश्चन में जो दिया था हमको, तो U डैश विल बी कितना आ जाएगा बच्चों? U बाई 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो सेकेंड कैपेसिटर में जो एनर्जी अब स्टोर होगी कनेक्ट करने के बाद वो कितनी होगी? U बाई 4। ठीक है, तो क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन के मेथड को देखो, अप्रोच को देखो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको क्या समझना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो दिया रहेगा उसको हम कैसे समझेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन से मगर आते हैं तो जल्दी से करो, तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जल्दी।
चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने है और सर्किट से जो क्वेश्चंस आते हैं देखो, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के बनते हैं, बहुत शानदार लेवल भी उनका होता है। बट मैं हमेशा से एक बात को तुमसे कहता हूँ कि तुमको हमेशा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम जिस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस, हमारा लेवल उस एग्ज़ाम तक हो तो बेहतर है। सीखने सिखाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी, पूरा जीवन पड़ा है, ठीक है। पहले किसी अच्छे जगह चले जाओ, अच्छे जगह से MBBS कर लो, अच्छे जगह से ग्रेजुएशन कर लो, फिर सीखते रहो, क्या दिक्कत है। तो अभी हमारा मेन मकसद है सिलेक्शन। जिस क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो मुझको सिलेक्शन में हेल्प करे, ठीक है। मैं तुमको हमेशा कहता हूँ, एग्जामिनेशन में हीरो नहीं बना जाता है। एग्जामिनेशन में अपने ईगो को अपने सॉक्स में रख के जाना, क्वेश्चंस को इज्जत देना, अगर बहुत तंग करे उसको वही प्रणाम करना और आगे बढ़ जाना। झगड़ा नहीं करना है, दिमाग से काम करना है, ठीक है। सिलेक्शन पहले, बाकी सब बाद में। चलो, तो सबसे क्वेश्चन जो सर्किट वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे कि उनमें कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें कैसे करना है, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, या मैं ही करूँगा, अभी नहीं दूंगा। इन द गिवन सर्किट हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर्स। एक सर्किट दिया है, सर्किट में तुम क्या देख रहे हो, सर्किट में तुम देख रहे हो कि 2 कैपेसिटर है और एक भैया बैटरी है, ठीक है। तो 2 कैपेसिटर है, एक बैटरी है, और तुमसे पूछा है कि बैटरी इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना एनर्जी खर्च करेगी, कितना बर्डन करेगा वो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुमसे पूछे कि बैटरी कितना एनर्जी खर्च करेगा, कितना वर्क करेगा पूरे सर्किट को चार्ज करने में, सर्किट में जो कैपेसिटर्स हैं उनको चार्ज करने में कितना वर्क करेगा, कितना वो वर्क डन उसका होगा। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल तरीका क्या करना, सबसे पहले जो भी सर्किट तुमको दिया जाएगा, यहाँ तो केवल 2 ही है, 4-5 भी आ सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के। तो उस सर्किट का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेना। सुनो जो वो बोलो ध्यान से, प्रोसेस, मेथड, स्टेप्स। उसका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, सीरीज, पैरेलल, इतना सब जानते ही है, देख लेना, फॉर्मूला पता ही है, तो निकाल लेना। तो अब मैं इसका अगर निकालूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सर्किट को मैं छोटा कर सकता हूँ। ये साफ दिख रहा है बच्चों, दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है। तो C1 + C2 कितना हो जाएगा, सबको फॉर्मूला पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 + C2। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक कर लूँ तो कुछ ऐसा फिगर मेरा बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा, फाइन। तो ये हो गया V और ये हो गया तुम्हारा 3C/2। अब 3C/2 कहाँ से आया, तो सर C1 + C2 3C/2। याद है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, C1 + C2 + C3। तो इस फॉर्मूले को लगा दिया, मिल गया मुझको कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये भूल जाओ कि 2 कैपेसिटर है, अब एक कैपेसिटर है, इस एक कैपेसिटर को बैटरी ने चार्ज करना है। तो बैटरी कितना एनर्जी खर्च करेगी, तुमको ने बताया था कि बैटरी का जो वर्क डन होता है उसका केवल आधा 50% कैपेसिटर में जाकर के स्टोर होता है। ध्यान से बस सुनो, बैटरी जितना वर्क करती है किसी कैपेसिटर तक चार्ज को पहुंचने से पहली बात तो तुमको याद होगा मैंने क्या बताया था कि बैटरी पर कैपेसिटर पर चार्ज कहाँ से आता है, भैया बैटरी चार्ज होती है, उसको धीमे धीमे चार्ज बिल्डअप होता है। तो बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में वक्त लेती है, धीमे धीमे चार्ज उस पर स्टोर करती है। तो बैटरी को उसमें वर्क करना होता है, ऐसे हवा में नहीं होता। तो उस वर्क का 50% केवल कैपेसिटर को मिलता है। मतलब अगर बैटरी 10 जूल वर्क करेगा तो कैपेसिटर को 5 जूल खाली मिलेगा। अगर ये 20 जूल वर्क करेगा बैटरी तो कैपेसिटर को केवल 10 जूल मिलेगा। बाकी आधा कहाँ जाएगा सर, तो बाकी आधा हीट के फॉर्म में लॉस होगा। लिख लेना, समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, आधा लॉस आधा कैपेसिटर के पास गई।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको चार्ज करने में बैटरी ने वर्क कितना किया, तो भैया वहाँ 5 जूल पहुँचाने के लिए इसको 10 जूल खर्च करने पड़ेंगे, इसको 10 जूल तक चार्ज करने के लिए इसको 20 जूल खर्च करने पड़ेंगे। तो जब भी मुझसे बैटरी का वर्क डन पूछेगा, मैं कैपेसिटर की एनर्जी का क्या करूँगा, ट्वाइस। जितनी भी कैपेसिटर की एनर्जी है उसका ट्वाइस कर देना, डबल, वही वर्क डन बाय द बैटरी होगा। तो 2 इंटू, अब इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कितना है 3c/2 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी का मतलब इक्विवेलेंट, दोनों को ऐड कर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, लास्टली कितना आ जाएगा 3c/2 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो 3c/2 वी स्क्वायर तुम्हारा ये वर्क डन होगा जो बैटरी को करना होगा। लेकिन याद रखना, ये पूरा वर्क डन इसमें स्टोर नहीं होगा, इसमें स्टोर क्या होगा, इसका आधा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना, इसको अच्छे से देखना कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे कैपेसिटर की एनर्जी पूछी गई है कि वर्क डन बाय बैटरी पूछा गया है। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है हमेशा उसका ट्वाइस कर देना। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखोगे तो ही बात बनेगी, और गड़बड़ करके चले होगे सब कुछ। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तुरंत चलते हैं, डू इट। ओके, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो अब सर्किट एक क्वेश्चन देखो तो एग्जाम में कैसे आएंगे, नीट में या फिर सीयूईटी में जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे सर्किट से रिलेटेड, वो बहुत बेसिक होंगे, तुम्हारे बस अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, तुमको उलझाएंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पिक करके लेकर के आता हूँ जो कि एग्जैक्टली तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे एग्जामिनेशन में होने वाला है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इन द सर्किट गिवन बिलो, एक सर्किट क्वेश्चन तुमको फिगर में दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा तुमको पता करने को बोला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ो, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है सुनो जो बोलो ध्यान सुनना, क्या क्वेश्चन आएगा, तुम कैसे अप्रोच करोगे सुनो। क्या बच्चे बोलते हैं सर अप्रोच कैसे करें, तो अप्रोच करने के लिए सुनो कि मैं तुमको हमेशा कहता हूँ कि मैं तुमको जैसे न्यूमेरिकल्स बताता हूँ वो तरीका ही अपने आप में एकदम डिफरेंट है। मैं तो कभी ये सोच के ही सॉल्व नहीं करता कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो एक बच्चा सॉल्व करे, बच्चा क्या क्या सोचेगा, उटपटांग जो सोचेगा वही सोचता हूँ, बट लॉजिकल वे में सोचो, है ना। तो जो एक बच्चा बेसिकली सोचेगा मैं वो सोच के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। बट पहले कुछ बातों को सुनो जो बोल लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनो, एक बड़ा सा सर्किट तुमको दिया रहेगा, ढेर सारे 4-5 कैपेसिटर यहाँ वहाँ यहाँ ऐसे लगे रहेंगे, वो सीरीज वो पैरेलल, एक बैटरी लगी होगी। उन्हीं 4-5 कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर को पकड़ लेगा, बोलेगा उस कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। अब वो एकदम कोने वाला चार्ज होगा, एकदम तुमको सामने वाला चार्ज कैपेसिटर नहीं होगा जहाँ तुमको तुरंत चार्ज मिल जाएगी, एकदम कोने में कहीं बैठा होगा, बोलेगा उस कैपेसिटर पे चार्ज पता कर। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक सर्किट दिया रहेगा, तुमको कैपेसिटर्स होंगे ढेर सारे, किसी खास कैपेसिटर पर चार्ज बताओ, किसी खास कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, किसी खास कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर बताओ। तो कुछ भी क्वेश्चन तुमसे पूछा सकता है। इनको सॉल्व करने का 2 तरीका देखो होता है, एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन, और एक्चुअली डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे 100% बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उनको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना जल्दी होगा, आसान होगा। अब ये भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, तो सुनो क्या है, हमें करना है क्या है कि हमको 3 माइक्रोफैरेड में क्या निकालना है, चार्ज, बराबर, कि 3 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर है। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पता करूँगा कि बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकल रहा है, क्यों।
फिर इस क्यू को मैं बांटते बांटते यहाँ तक पहुँचूंगा कि क्यू का कितना हिस्सा इसमें गया और क्यू का कितना हिस्सा इसमें गया। तो टोटल चार्ज बैटरी का निकाल लो और पूरे सर्किट में उसको डिवाइड कर दो। यहाँ इतना गया, वहाँ उतना आ गया, वहाँ इतना गया। यही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर सुन लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करते क्या है कि पूरे सर्किट में जो बैटरी चार्ज भेजेगी टोटल, वो पहले निकाल लेते हैं और उसको फिर बांटते बांटते पहुंच जाते हैं किसमें कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अभी करूँगा समझ जाओगे। लेकिन ये टोटल चार्ज बैटरी का निकाला कैसे जाए, इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया ये मैं कैसे निकालूं? तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों, बैटरी कितना चार्ज दिया उसका फॉर्मूला होगा C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का वोल्टेज। Q इज इक्वल टू C भी होता है। C मतलब ये या ये या ये या ये नहीं, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लो और V से मल्टीप्लाई कर दो, बैटरी का चार्ज निकल जाएगा। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालने के बैठा जाए, देखते हैं इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जब तुम इक्विवेलेंट निकालोगे बेटा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ये 12, ये 4 और ये 6, ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। अब मैं इसका इक्विवेलेंट फाइंड करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 जो कि 4 हो गया है, प्लस 1/C3 जो कि 6 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आएगा, 12, 1 + 3 ++ 6 2 जा 12, तो 2 3 5 1 6 1 और 1/2 आ जाएगा ना। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट तो वही निकालना पड़ेगा, आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, इक्विवेलेंट निकाल लोगे, बस चेक करना है सीरीज पैरेलल क्या है। तो C इक्विवेलेंट आ गया 2, तो मैं अगर चार्ज फाइंड कर लूँ तो 2 इंटू बैटरी का वोल्टेज है 10, तो 20 माइक्रोकूलम मिल गया मुझको चार्ज। तो यहाँ से बच्चों 20 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से फ्लो किया, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछ लिया होता कि 12 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज है, तो 12 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम, सबको पता है। तो ऐसा नहीं पूछेगा जो तुमको फ्रंट में एकदम मिल जाए, एकदम कोने में कहीं तुमको वहाँ तक पहुँचना होगा। ठीक है, तो इसमें जब भाई 12 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज है, तो सामने ही पड़ा हुआ है, जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा कुल तो उसी में जाएगा। तो 12 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज अगर पूछा होता तो 20 पूरा है, बट 12 पूछा नहीं, 3 तक पहुंचते हैं। अब देखो यहाँ से चार्ज आगे बढ़ा 20, यहाँ से चार्ज 20 आगे बढ़ेगा और ये 2 पार्ट में क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। बस इसी पार्ट को हमको देखना है डिवाइड कैसे होगा। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और याद करो मैंने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का जो रेशो डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस के रेशो में होता है, C1:C2। यहाँ तक क्लियर है। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, 20 यहाँ से आ रहा है, 20 का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। एकदम बेसिक जीरो लेवल पे आके बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल पे आके बता रहा हूँ। 20 का कुछ हिस्सा 1 में गया, कुछ हिस्सा 3 में गया। कैसे पता करेंगे कितना हिस्सा है, तो ये रेशो लगा दो। जो रेशो कैपेसिटेंस का होगा, चार्ज भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा कहानी सुन लो, फिर से बोल रहा हूँ, जो रेशो कैपेसिटेंस का देख रहे हो, ये 20 भी उसी रेशो में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का रेशो कितना है बच्चों, 1:3। ठीक है, तो अगर मुझको 20 को डिवाइड करना है 1:3 में, तो सिंपल है, एक हिस्सा होगा 5 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना होगा, 15 माइक्रोकूलम। तो 5 वाला चला गया तुम्हारा किस में, 5 वाला तुम्हारा चला गया बच्चों 1 माइक्रोफैरेड में, और 3 माइक्रोफैरेड में कितना जाएगा, 15 माइक्रोकूलम। और फिर ये 5 और ये 15 यहाँ से आएंगे, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे और वापस इसमें कितना जाएगा, 20। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम पता कर सकते हो किसमें कितना चार्ज है। तो हमको सब में पता चल गया, इसमें 20, इसमें 15, इसमें 5, इसमें 20। तो हमसे पूछा गया था 3 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर होगा, तो 3 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर भैया,
15 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि टोटल चार्ज निकाल लो बैटरी ने कितना दिया और उसको पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त नियम कानून का ध्यान रखना कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा, कहाँ इक्वल कहाँ अनइक्वल, रेशो क्या होगा, ये डिवाइड करना करते वक्त हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितना ढेर सारा क्वेश्चन लगाओगे ना उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी और बिलीव करो उतना तुमको मजा भी आएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो जल्दी कर लो, अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जल्दी। ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि तुमसे हमेशा 4 पूछेगा। अब कोई बड़ा सा सर्किट दिया है, उसमें ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसमें किसी एक कैपेसिटर पर तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले। जैसे फिगर देख रहे हो, 4 कैपेसिटर है, एक बैटरी है 10 वोल्ट की। इन द सर्किट गिवन बिलो, एक सर्किट तुमको दिया हुआ है और फाइंड हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सुनो, अब कुछ बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर परेशान हो कि सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे निकालें, क्या दिक्कत है यार। अगर मुझको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, अगर मुझको ये पता करना है भैया कि 6 माइक्रोफैरेड के दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से नहीं पता कर सकता हूँ, V = Q/C। तो फिर वही कहूँगा कि अगर मुझको 6 माइक्रोफैरेड में चार्ज पता चल जाए कि इसमें चार्ज कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। तो चार्ज ही फाइंड करो, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। और इसमें चार्ज कितना होगा ये पता करने के लिए पहले ये पता करो कि भैया बैटरी ने कितना चार्ज दिया। बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उसका कुछ हिस्सा यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक जो चार्ज जाएगा वो तो बात की बात है, पहले जो निकला उसको तो पता करो, वहीं से तो तुम्हारा बात आगे बढ़ेगा। और ये चार्ज पता करने के लिए क्या करोगे, सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम निकालोगे। तो सर्किट का इक्विवेलेंट पहले निकाला जाए, यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से चार्ज जो भी आएगा इधर गया, मेकिंग दिस 2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 12 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड किस कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज। तो इनको अगर ऐड करोगे 1/12 + 1/6 जैसा फॉर्मूला पढ़े हो तो आ जाएगा 4। मैं डायरेक्ट करो, तुम चाहे तो करके बगल में देख लेना। तो ये कितना आ गया 4। ये जो 4 आएगा बच्चों इसके साथ क्या बनाएगा, 8 के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल। तो 8 + 4 कितना हो गया 12। फॉर्मूला सबको याद है ना, सीरीज और पैरेलल का। तो ये पूरा हो गया 4, ये इसके साथ क्या हो गया 12, और ये पूरा जो 12 था ये 4 के साथ क्या बनाएगा, सीरीज। क्योंकि इन दोनों का चार्ज अल्टीमेटली मिल करके 4 माइक्रोफैरेड में तो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ये 4 के साथ क्या बनाएगा, सीरीज। तो फिर से बोलते रहा हूँ, ये दोनों कितने हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में मिल करके 4। ये 4 8 के साथ क्या बनाया, पैरेलल। तो 4 + 8 कितना हो गया 12। ये पूरा 12 इस 4 के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल सीरीज। तो 12 और 4 का जब सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे 1/C1 + 1/C2 करने के बाद, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1। ये पूरा C1 कितना आया था बच्चों 12 प्लस 1/C2 ये कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके चेक करोगे कितना आएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट विल बी 3 माइक्रोफैरेड। तो 3 माइक्रोफैरेड इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो अगर C इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैरेड है तो टोटल चार्ज फ्रॉम द बैटरी, अगर मैं QT लिख दूँ, समझना QT मतलब टोटल जो बैटरी से निकला, = C इक्विवेलेंट × V। तो C इक्विवेलेंट इज 3, वोल्टेज कितने बच्चों बैटरी का 10। तो बैटरी भाई साहब ने 30 माइक्रोकूलम दे करके छुट्टी पा लिया।
अब यहाँ से 30 माइक्रो कूलम चार्ज आगे बढ़ेगा और 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और यही वाला हिस्सा जो है बच्चों वो 6 में जाएगा, ठीक है। और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में थे? पैरेलल। तो 30 को तुमको इन दोनों में डिवाइड करना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसे डिवाइड होता है? उनके कैपेसिटेंस के सेम रेशियो में। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है था बच्चों? 4। याद रखना, ये पूरा मिला के लेंगे। जब यहाँ से चार्ज जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो पार्ट्स होंगे वही मुझको निकालने हैं। अब ये पार्ट्स कैसे डिवाइड होंगे? तो इधर जितना C है और इधर जितना C है दोनों का रेशो पता कर लो। अब इधर C कितना है? कुछ बच्चे 12 देख लेते हैं। पूरा लाइन चेक करो। पूरा लाइन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करो कितना है टोटल। तो 12 और 6, सिर्फ 12 को मत देना, इस लाइन में पूरा कितना है? 12 और 6, जो किस कॉम्बिनेशन में थे? सीरीज, जिसका कितना वैल्यू आया था? 4। तो ये पूरा देखना 4, और ये है तुम्हारा 8। तो यहाँ से जो Q1 और Q2 को तुम डिवाइड करोगे बच्चों, Q1 और Q2, तो कितना रेशो बनेगा तुम्हारा? 8:2। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Q1 और Q2 का रेशो क्या होगा? C1:C2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Q का रेशो C1:C2 में डिवाइड होगा। C1 कितना है सर? 8 माइक्रोफैरेड। C2 कितना है सर? C2 को 12 मत बोलना, फिर बोल रहा हूँ 12 और 6 कंबाइन करके 4 आया था, दैट इज। छोटा कर लोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2:1। तो 30 माइक्रोकूलम को 2:1 में डिवाइड करो। 2 वाला हिस्सा यहाँ जाएगा, 1 वाला हिस्सा इसमें आएगा। तो 30 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2:1 में तो कोई भी कर सकता है। अगर 30 माइक्रोकूलम को तुमको डिवाइड करना है बच्चों किस में? 2:1 में, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड इनटू 2:1। तो एक हिस्सा कितना आएगा? 20 माइक्रोकूलम, और दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा बच्चों? 10 माइक्रोकूलम। ये तो बेसिक डिवीजन सबको आता ही होगा, रेशो में डिवाइड करना। तो 20 वाला हिस्सा इधर निकल गया 8 माइक्रोफैरेड की तरफ, और 10 माइक्रोकूलम वाला हिस्सा इधर निकल जाएगा। 10 माइक्रोकूलम बच्चों इधर निकल जाएगा इस तरफ। तो 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से 30 है, 30 का 20 इधर निकल गया और 10 इधर निकल जाएगा, और यहाँ पर दोनों मिल के वापस बैक टू द बैक, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज गया सर? 10 माइक्रोकूलम चार्ज गया। तो V = Q/C के हिसाब से इसमें चार्ज कितना गया है? 10। इसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? 6। तो 10/6 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 5/3 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 5/3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों इसको बोलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाओगे तो सारा काम तुम्हारा, एनर्जी पूछे, वोल्टेज पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। डू इट। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे लिए मैं करने को दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। जो तरीका मैं तुमको बताया हूँ उन तरीके पर ही फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को तुमको करना है, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में तुमको बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको पता करना, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। इस पूरे कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी कितना वर्क करेगा वो पता करना है। 7th में क्या पता करना? फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन 12 माइक्रोफैरेड। 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा वो तुमको पता करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुमको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से हमें करके जाना है, ठीक है। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है ये फिनिश ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में कंफर्म मुझसे पूछना है। बट बिफोर वी स्टार्ट हम लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो इन अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को देख लो, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो, और क्वेश्चन जो मैं दूंगा इस पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं टेलीग्राम पर भी बहुत जल्दी क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, ताकि जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको भी क्वेश्चंस मिल सके, ठीक है। बट वेट करो, क्वेश्चंस मैंने कहा है तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है।
ठीक है। बट तुमको अपनी तरफ से तैयारी अच्छे से करनी है, जब भी क्वेश्चन मिले बस फटाफट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, इसका आंसर तो अंधेरा में वेट करूंगा, देखता हूँ कौन कौन बातों को अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे पाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुरू करें इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।